टॉपिक डालिए मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। अब देखो, इससे पहले जो भी हम फ्लक्स के चेंज, ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स जो ईएमएफ हम देख रहे थे या ईएमएफ पे हमने डिस्कशन किया, दैट ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड एज फैराडेज ईएमएफ। फैराडेज ईएमएफ का मतलब होता है द ईएमएफ दैट इंड्यूसेस इन अ कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द ईएमएफ दैट इंड्यूसेस इन अ कॉइल when the magnetic flux linked with the coil changes, उसको उस EMF को हम फैराडेज EMF कहते हैं। that EMF is called as फैराडेज EMF। ठीक है। अच्छा, एक बात समझिए कि फैराडे ने ये बोला कि फ्लक्स अगर चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, बट फैराडेज ने ये नहीं बोला है कि EMF इंड्यूस सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, but if EMF has induced in a conducting body, that doesn't mean it is induced only because of the change of flux। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये बात ऐसी है बेटा कि अगर हम न्यूटन लॉज याद करो, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। इसका दूसरा मतलब, इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। क्या ऑपोजिट? कि अगर आपसे ये बोला जाए कि कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो आप ये कह सकते हैं कि उस बॉडी पे अनडाउटेडली कोई फोर्स लगा है, दैट इज व्हाई द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है। मतलब इन दिस केस बोथ इज करेक्ट, कि फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन हुआ है इसका मतलब है कि बॉडी पे फोर्स लगा है। ठीक है। तो दिस लॉ इज वैलिड इन बोथ वेज। बट बेटा फैराडेज का जो लॉ है, फैराडे ने ये तो बोला है कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट फैराडे नेवर सेड दैट कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो दैट विल ओनली इंड्यूस बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स। बात समझ आई सबको? इसका मतलब फ्लक्स, इसका मतलब कि ईएमएफ के इंड्यूस होने का कॉज सिर्फ फ्लक्स नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो 100% ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो इट डजंट मीन कि वो सिर्फ फ्लक्स चेंज हुआ है इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये मतलब नहीं है उसका। ठीक है। तो वही ईएमएफ जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, विच इज नॉट फैराडेज ईएमएफ, इन अदर वर्ड्स which is not induced in a body because of the change of flux, that EMF is basically called as what? So that EMF is called as motional EMF। अब ये motional EMF क्या है, कैसे इंड्यूस होता है, इस बात को अपन समझते हैं अब। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक सेंटेंस लिख लो, एक नोट लिख लो आप लोग, एक नोट लिख लो, एन EMF will induce, an EMF will induce in a conducting body, an EMF will induce in a conducting body, an EMF will induce in a conducting body whenever flux linked with it, an EMF will induce in a conducting body whenever flux linked with it will change। An EMF will induce in a conducting body whenever flux linked with it will change। Whenever flux linked with it will change, whenever flux linked with it will change, but the cause of induced EMF, but the cause of induced EMF is not only the change in flux, but the cause of induced EMF is not only the change in flux, but the cause of induced EMF is not only the change in flux। सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब बात आती है मोशनल ईएमएफ की, कि मोशनल ईएमएफ क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अब देखो बेटा, पहली बात, एक बात और मैं फिजिक्स में आपको बता दूं कि फिजिक्स में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रॉड, अगर हम कहें किसी बॉडी को, हम रॉड की बात करें, अगर हमने कहा फिजिक्स में कि वी हैव टेकन अ रॉड,
तो रॉड का बेसिक मतलब होता है कि ऐसी रॉड जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नेग्लिजिबल, मतलब उस रॉड में हम सिर्फ लेंथ कंसीडर करते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर नहीं करते। इसीलिए आपने 11th में भी देखा होगा कि 11th में जब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला होगा ना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यू वुड हैव कंसीडर्ड द मास ओनली अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, यू वुडेंट हैव कंसीडर्ड एनी मास अलोंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जब भी रॉड कहूं तो रॉड का बेसिक मतलब होता है कि ऐसा जिसका रॉड का मतलब कि जिसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया 0 हो या नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो आप देखो, मान लीजिए कि इफ वी हैव अ रॉड लाइक दिस, आप ऐसे अज्यूम कर लो कि ये एक रॉड है, रॉड का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका नेग्लिजिबल है, और इस रॉड की जो लेंथ है, लेट दैट लेंथ बी एल, और इस रीजन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, 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 ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, और इस रॉड को यू आर मूविंग इट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ v। ठीक है, अब इट्स अ कंडक्टिंग रॉड। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि बिकॉज इट्स अ कंडक्टिंग रॉड, इसका मतलब है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये कंडक्टिंग है, बट अभी इस कंडक्टिंग रॉड का जो नेट चार्ज है दैट इज 0। बेटा अगर नेट चार्ज 0, इसका क्या मतलब है कि उसमें इंडिविजुअली चार्ज नहीं है, या उसके जो चार्जेस हैं वो बैलेंस्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर का क्या मतलब? चार्जेस बैलेंस्ड है, मतलब चार्ज तो है, बट जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही बेटा निगेटिव चार्ज है, मतलब चार्जेस आर बैलेंस्ड। तो इसमें एक बात मैं ये कह सकता हूं कि एवरी कंडक्टिंग रॉड कैन बी कंसीडर्ड एज द असेंबली ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। मतलब हर रॉड में आप दो तरह के चार्जेस कह सकते हैं, भाई पॉजिटिव चार्ज भी है इसके अंदर और नेगेटिव चार्ज भी है। तो जब आप रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्टीमेटली यू आर मेकिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मूव इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आप उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, आप अल्टीमेटली उसको मूव करा रहे हैं। अब एक बात आप सोचिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग मूव्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और पॉजिटिव चार्ज को आप इधर मूव करा रहे हो, तो जब भी आप किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हो तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, आपको याद होगा, एंड इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स, याद आया? और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं मेरे बच्चों? तो मैंने आपसे बोला है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम डिटरमाइन करते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद आया? तो बेटा अगर वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप यहाँ पे अप्लाई करो तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज? तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं चार्ज पे? तो चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डिटरमाइन करने का तरीका क्या होता है? तो द वे टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब, फर्स्ट फिंगर एंड द सेकंड फिंगर अगर आप लेफ्ट हैंड की इस तरह से प्लेस करें सच दैट फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, सेंटर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑफ कोर्स अब व्हाट कीजिए, देखो फर्स्ट फिंगर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस, सेंटर फिंगर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव x एक्सिस। भाई फर्स्ट फिंगर आपका किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज इनवर्ड्स, तो फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन भी इनवर्ड रखो, मतलब नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग रखो। सेंटर फिंगर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? तो जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वही करंट की डायरेक्शन है। और आपका जो थंब होगा वो क्या बताएगा? तो दैट विल पॉइंट यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो आप ऐसा रख के देखो तो आपको जो फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी दैट वुड बी अपवर्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज पे जो आप फोर्स की डायरेक्शन आपको ऑब्जर्व होगी दैट वुड बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझे? नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज किधर जा रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, करंट की डायरेक्शन क्या है हमें उससे मतलब होता है व्हाइल अप्लाइंग द फ्लेमिंग रूल। और करंट की डायरेक्शन किधर होती है? तो जिधर आपका नेगेटिव चार्ज मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस पे जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्सेस लग रहे हैं अपवर्ड्स,
नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है मेरे बच्चों, मेरे लाल? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। तो मुझे एक बात बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर भागेगा या नहीं? यस सर। ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है उसको फोर्स यस। ऊपर लग रहा है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज किधर भागेंगे? तो ऑल द पॉजिटिव चार्ज विल टेंड टू मूव अपवर्ड्स। और नेगेटिव चार्जेस किधर भागेंगे? तो नेगेटिव चार्जेस विल मूव टेंड टू मूव डाउनवर्ड्स। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया और नेगेटिव चार्ज विल कंसोलिडेट ऑन द लोअर साइड। अब मुझे एक बात बताओ कि पॉजिटिव ऊपर जा रहा है और नेगेटिव नीचे आ रहा है, मतलब चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव ऊपर भाग रहा है और नेगेटिव नीचे आ रहा है। तो बेटा आपने एक चीज पढ़ा है आपको, अब देखो ये सारी चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपको पुराने चैप्टर्स जो इससे पहले पढ़े हैं आपने वो सब याद हो। मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी मेरे बच्चों प्यारे बेटे? यस सर, होगी। होगी। एंड व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी मेरे बेटा? सर पॉजिटिव से नेगेटिव। ऑफ कोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव। तो होता क्या है बेटा, ड्यू टू दिस सेग्रीगेशन ऑफ द चार्ज या ड्यू टू दिस accumulation of the charge on the two ends of the rod, इस रॉड के अंदर, सॉरी, इस रॉड के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाएगी। एंड उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? तो इट वुड बी डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि इनिशियली चार्ज पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा था एंड दैट फोर्स वाज द मैग्नेटिक फोर्स। बट जब चार्ज दो एंड्स पे कंसोलिडेट होना शुरू हो गए, मतलब दो एंड्स पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, तो अब अलोंग विद द मैग्नेटिक फोर्स दूसरा कौन सा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? अब होगा क्या कि किसी भी चार्ज पे अल्टीमेटली यू आर हैविंग टू फोर्सेस। अब इस बात को देखना, मैं कोई भी एक चार्ज ले रहा हूं, लेट अस से मैं एक पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज पे, और मान लो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे एट अ टाइम वी आर इट वुड बी एक्सपीरियंसिंग टू फोर्सेस, वन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर वन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि आपको एक बात मालूम होगी कि बेटा पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। आपको मेरी बात हजम हुई? यस सर। अब सोचो कि ये चार्जेस कब तक मूव करेंगे? ये चार्जेस बेटा तब तक मूव करेंगे जब तक ये दोनों फोर्सेस जो चार्ज पे लग रहे हैं वो बैलेंस ना हो जाए। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर क्यों बैलेंस होगा? तो उसका रीजन समझो। इस पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो फिक्स्ड है, बिकॉज अगर आप समझें तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। ना तो चार्ज चेंज हो रहा है, ना तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो बिकॉज नन ऑफ द थ्री क्वांटिटीज इज चेंजिंग, तो इसलिए क्या हो रहा है, कोई भी तीन क्वांटिटी में से किसी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आप इस केस में तो ये कह सकते हैं कि बिकॉज आउट ऑफ ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज नथिंग इज चेंजिंग। तो अगर ये कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फोर्स भी चेंज नहीं होगा। बट जैसे जैसे चार्ज दो एंड पे बढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है याद करो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लिखते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप देखो जैसे जैसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और नीचे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स तो कांस्टेंट है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि दोनों पे चार्जेस बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स है दे विल फाइनली बैलेंस ईच अदर। ठीक है? बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स नहीं इंक्रीज कर रहा, बैलेंस होगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, फाइनली द मोशन ऑफ द चार्ज विल स्टॉप। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या हो चुका होगा मेरे बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो चुका होगा। बैलेंस। इन अदर वर्ड्स क्यू वी बी विल बिकम इक्वल टू क्यू ई। समझ आ रहा है बच्चों सबको? यस सर। बेटो यस सर। यस सर। यस। ठीक है। तो Q ने Q को कैंसिल कर दिया, तो V इज वेलोसिटी, B इज मैग्नेटिक फील्ड, E इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब एक चीज याद करो फिर से, इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुराने चैप्टर्स अगर आपको याद नहीं है तो फिर इस चैप्टर में दिक्कत आएगी आपको। देखिए आपने एक चीज पढ़ा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स,
कि आपका जो वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डीवी बाई डी आर लिखते थे, नहीं डीवी बाई डी आर लिखते थे या नहीं? यस सर, रिलेशन पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक रिलेशन, माइनस साइन होता है इसमें, बट आई एम जस्ट नेग्लेक्टिंग द माइनस साइन, आई एम जस्ट यूजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसका मतलब है कि रॉड के दोनों एंड्स पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हुआ है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रॉड के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, और वो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? देखो एक बात हमेशा याद रखो, वैसे भी आप सोचो कि एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एंड पे सर निगेटिव चार्ज है, तो वन एंड इज हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, अनदर एंड इज हैविंग निगेटिव चार्जेस, तो अल्टीमेटली क्या होगा सर? एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एंड पे निगेटिव चार्ज है, तो एक एंड हायर पोटेंशियल कहलाएगा बिकॉज उस पे पॉजिटिव चार्जेस है, दूसरा एंड क्या कहलाएगा? दूसरा एंड इज सेड टू बी एट लोअर पोटेंशियल। तो फाइनली आप ये कह सकते हो ना कि पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया है ऑन द टू साइड्स ऑफ द रॉड, पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया मतलब वोल्टेज क्रिएट हो गया या वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, ई की जगह मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ द रॉड कितना है? एल। भाई कितना वोल्टेज आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज इक्वल टू ई बाई एल। यहां पर ई क्यों लिख रहे हो सर? ई में ईएमएफ के लिए लिख रहा हूं, और ईएमएफ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, द एप्रोप्रिएट वर्ड इज ईएमएफ। आपको मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है? उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं? ईएमएफ। ठीक सर, ईएमएफ डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो गई? ईएमएफ की वैल्यू हो गई बी एल वी। मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर आपको यहां समझ में आया हो तो, बी क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या चीज है? लेंथ ऑफ द रॉड। वी क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ द रॉड। बच्चों मैंने जब रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि एन ईएमएफ हैज इंड्यूस्ड इनसाइड द रॉड, राइट? फिर से सुनो, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराया है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है? सोच के देखो आप, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है बट क्या फ्लक्स चेंज हुआ है? नो सर। सोचो। नो सर। भाई फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हुआ। अब कोई बच्चा कहेगा सर फ्लक्स कैसे चेंज नहीं हुआ? तो मैं उस बच्चे से कहूंगा कि भाई फ्लक्स की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू कॉस थीटा, और मैंने बोला कि रॉड का मतलब एरिया ऑफ द रॉड इज नेग्लिजिबल, तो रॉड में तो एरिया ही नहीं है, तो जब एरिया ही नहीं है तो फ्लक्स कहां से आ जाएगा सर? तो बिना फ्लक्स के चेंज हुए यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या नहीं? तो बिल्कुल हो रहा है सर। फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, स्टिल द ईएमएफ इज बीइंग इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर हमेशा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, द ईएमएफ विल नॉट इंड्यूस बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स। ये भी केस हो सकता है कि बिना फ्लक्स के चेंज के ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। समझ में आई बात? तो ऐसा फ्लक्स जो किसी कंडक्टिंग बॉडी में, सॉरी ऐसा ईएमएफ जो किसी कंडक्टिंग बॉडी में इंड्यूस होता है विदाउट द चेंज ऑफ द फ्लक्स, just by virtue of motion of that conducting body inside the magnetic field, इस EMF को हम मोशनल EMF कहते हैं। नहीं आया? फिर से सुनिए, ऐसा EMF that induces in a conducting body by virtue of the motion of the body inside the magnetic field, उस EMF को हम क्या कहते हैं बेटा? तो उस EMF को हम कहते हैं मोशनल EMF। और इसीलिए आपको पहले मैंने समझाया कि बेटा ईएमएफ हमेशा इंड्यूस इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब ईएमएफ विल नॉट ऑलवेज इंड्यूस बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स। हाँ, फ्लक्स का चेंज होगा तो ईएमएफ 100% इंड्यूस होगा, बट अगर कहीं पर इंड्यूस हुआ है ईएमएफ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आंख बंद करके कह दूं कि भाई उसमें फ्लक्स ही चेंज हुआ है। अब इससे पहले कि हम और डिस्कशन करें उससे पहले मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन समझिए। मोशनल ईएमएफ की जो डायरेक्शन है दैट इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब देखो, फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन बताने के लिए वी यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब मोशनल ईएमएफ, अच्छा मैंने बार बार बोला है कि ईएमएफ की डायरेक्शन बताने का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन बताना। तो जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है? वही कहता है कि भाई फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को स्ट्रेच करो,
कैसे स्ट्रेच करो? ऐसे स्ट्रेच करो so that the first finger of your right hand points in the direction of magnetic field, thumb points in the direction of velocity of the rod. फिर से सुनो, first finger points in the direction of magnetic field, thumb points in the direction of the velocity of the rod, then the center finger will be the direction of the current. देखिए, लेफ्ट हैंड रूल में भी सेंटर फिंगर करंट था, राइट हैंड रूल में भी सेंटर फिंगर करंट है. लेफ्ट हैंड रूल में भी फर्स्ट फिंगर वाज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, राइट हैंड रूल में भी फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. लेफ्ट हैंड रूल में थंब का मतलब होता था डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट हैंड रूल में थंब का मतलब है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. समझ में आई बात? तो फिर से सुन लो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप फर्स्ट फिंगर ऑफ योर राइट हैंड को स्ट्रेच करें इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, सेंटर फिंगर को आप स्ट्रेच करें इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो जो थंब की फर्स्ट फिंगर को आप स्ट्रेच करें इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, थंब को स्ट्रेच करें आप इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो जो सेंटर फिंगर होगी ना, दैट सेंटर फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, दैट सेंटर फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. समझ में आ गई बात? फर्स्ट फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, थंब को रखना है किस डायरेक्शन में? तो थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है. तो आपको जो सेंटर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा मेरे बच्चे? तो सेंटर फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की वैल्यू निकालें तो क्या होगी? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस केस? फर्स्ट फिंगर को रखो फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में. थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में. तो सेंटर फिंगर की डायरेक्शन क्या आ रही है मेरे बच्चों? सेंटर फिंगर की डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है या नहीं इस रॉड पे? यस सर. तो सेंटर फिंगर जो इस केस में पॉइंट कर रहा है वो अपवर्ड. इसका मतलब करंट किधर से किधर फ्लो करेगा मेरे बच्चों? तो करंट इस केस में फ्लो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. अब इस बात को अच्छे से समझो, करंट इस केस में फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. और ध्यान से देखो, अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन. अगर तुम और ध्यान दो, ये करंट की डायरेक्शन. अगर तुम ध्यान से देखो तो इस रॉड के जो नीचे जो पोलैरिटी डेवलप हुई है वो निगेटिव है, और इस रॉड में जो ऊपर पोलैरिटी डेवलप हुई है वो पॉजिटिव है. इसका मतलब इस रॉड में अगर आप ऑब्जर्व करो तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव पोलैरिटी. से समथिंग, एम आई करेक्ट? करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है? करंट इज फ्लोइंग निगेटिव टू पॉजिटिव पोलैरिटी. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, आप में से कोई भी बच्चा, कैन एनीबॉडी मेक अ गेस कि भाई करंट निगेटिव से पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ किस केस में फ्लो करता है? अच्छा, सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है या सेल के बाहर? सेल के अंदर सर. सेल के अंदर. इस बात को समझ लो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि भाई करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, करंट की डायरेक्शन सेल के बाहर अगर देखोगे तो दैट डायरेक्शन वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, और सेल के अंदर क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये रॉड, अगर आप ध्यान से देखें तो दिस रॉड इज बिहेविंग लाइक अ सेल. सोच के देखो ये रॉड कैसे बिहेव कर रहा है. तो इट इज ऑफ कोर्स बिहेविंग लाइक अ सेल. बस फर्क क्या है? फर्क बस ये है कि इसका जो ईएमएफ है वो ईएमएफ सिंपली बी या वी नहीं है. ये ईएमएफ की वैल्यू क्या है? इस ईएमएफ की वैल्यू है बीएलवी. मतलब मैं किसी भी कंडक्टिंग रॉड को जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, मोशनल ईएमएफ, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाय अ सेल. जिसकी पोलैरिटी कैसे डिसाइड करोगे? तो जो रॉड की पोलैरिटी होगी वही सेल की पोलैरिटी होगी. रॉड की यहां पर पोलैरिटी क्या है? तो रॉड के लोअर एंड पे निगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव, और अपर एंड पे कैसे चार्जेस हैं? तो अपर एंड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, लोअर एंड पे निगेटिव है, अपर एंड पे पॉजिटिव है. तो सेल की भी पोलैरिटी क्या होगी कि पहले निगेटिव होगा और उसके बाद पॉजिटिव होगा. और ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? तो ईएमएफ की वैल्यू होगी बीएलवी. ये बात याद रखना, भले ये छोटी सी बात दिख रही हो, बट इट विल बी यूज्ड इन क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करेगा आपको, कि हम किसी भी कंडक्टिंग रॉड को जिसमें मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, वी कैन रिप्लेस दैट कंडक्टिंग रॉड बाय अ सेल. ठीक है, उस सेल का ईएमएफ कितना होगा? तो अनडाउटेडली उस सेल का ईएमएफ होगा बीएलवी. ठीक है, अब एक और पॉइंट नोट करें आप लोग. लिखिए नोट, फिर से एक नोट लिखिए. नोट में लिखिए, for motional EMF to induce, for motional EMF to induce, for motional EMF to induce, B for magnetic field of course, B, L मतलब length, B, L and V.
B, L and V all must be mutually perpendicular. B, L and V all must be mutually perpendicular. All must be mutually perpendicular. If any two, आगे लिखिए, if any two out of these three, if any two out of these three, if any two out of these three becomes parallel, if any two out of these three becomes parallel, then the EMF induced will be zero. अच्छा, Yes, यहाँ sir. पर एक बात याद रखिएगा, मैंने एग्जैक्टली बोला है, एग्जैक्टली पैरेलल, मैंने ये नहीं बोला कि कोई और एंगल हो। अभी वो तो आपको धीरे धीरे वो बात भी समझ आ जाएगी जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ। बट जीरो एग्जैक्टली कब होगा? जब मैंने आपसे बोला है कि तीन में से कोई भी दो अगर आपस में पैरेलल हो जाए तो एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा। क्या मतलब है सर? चलो अभी उस एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं, फिर और कुछ चीजें समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए बेटा कि मैं आपसे कहूं कि इसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसी रॉड को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, समझिएगा ध्यान से, यही रॉड ले लीजिए आप और इस रॉड को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड की लंबाई है, दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड, मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड दिस इज बीइंग मूव्ड विद अ वेलोसिटी v। आप मुझे बता सकते हैं कि इस रॉड में मोशनल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? यहाँ पर L और V, मतलब जो लेंथ है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेंथ और वेलोसिटी आपस में एग्जैक्टली पैरेलल है, तो इसलिए यहाँ पर मोशनल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? जीरो होगा, सीधी सी बात है। मतलब आउट ऑफ थ्री अगर कोई भी दो पैरेलल हो गए तो आंख बंद करके मोशनल ईएमएफ को जीरो कर दो। अच्छा, एक और केस दिखाता हूं। मैंने ये बोला है कि आउट ऑफ थ्री इफ एनी टू बिकम्स पैरेलल, बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पैरेलल ही हो भाई, कुछ और भी एंगल हो सकता है। तो अगर कुछ और एंगल फॉर्म हो रहा हो, मान लो जैसे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कुछ और एंगल फॉर्म हो रहा है, जीरो नहीं है, कोई और एंगल है, तो फिर उसमें फिर जीरो नहीं कह देंगे आपकी ईएमएफ इंड्यूस इज जीरो। फिर उस केस में क्या होगा वो अभी सीखेंगे, बट उसको सीखने से पहले एक बार और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखिए आप लोगों को समझ आता है या नहीं। फिर से समझ लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से, और दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर मान लीजिए, और ये आपका कोई लूप है, इस लूप की लंबाई मान लीजिए कि इस लूप की जो लेंथ है लेट दैट बी L, और इस लूप की जो ब्रेथ है वो मान लीजिए कि A है, मान लेते हैं। and this has been given a velocity v like this, and this loop is PQRS, this is PQRS a loop। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस लूप में what would be the motional EMF induced? इस लूप के अंदर what will be the motional EMF induced? So BVA. अच्छा, पहले तो एक बात बताओ कि PS और QR में, PS और QR ये जो दो पार्ट्स हैं इस लूप के, उसमें मोशनल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? PS एंड QR। जीरो क्यों जीरो होगा? बिकॉज लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी, है ना? Yes, मतलब sir. आप इसमें कह सकते हैं इन PS एंड QR EMF will be equal to zero because length is parallel to velocity। ये बात एकदम साफ क्लियर होगी। बट इस पे दूसरी बात पे आते हैं कि सर ये तो इस पे ये जीरो हो गया। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट कि ये तो जीरो हो गया, अब आते हैं सर दूसरे वाले पे, PQ और RS, इसमें जीरो होगा क्या? No sir. No sir. BL वेरी गुड, इसमें तो जीरो नहीं होगा। तो आप देखिए Yes, इसमें sir. जीरो नहीं होगा, और व्हाट विल बी द EMF दैट विल इंड्यूस? Net. तो EMF Net की होगा। वैल्यू क्या होगी? नेट पे तो अभी पहुंचते हैं, बट उससे पहले एक बात समझिए कि EMF कितना इंड्यूस होगा। तो EMF इंड्यूस होगा B फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, A इज द लेंथ एंड V इज द वेलोसिटी। BAV होगा या नहीं? सोच के देखो। Yes sir. और दोनों में EMF की डायरेक्शन sir. क्या होगी? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करो तो दोनों में EMF की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। इसका मतलब है करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। मतलब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो ध्यान से, देखो इसको दो सेल मान सकता हूं, ये भी BAV और ये भी क्या मान सकता हूं? BAV। और दोनों की पोलैरिटी भी आपको शायद समझ में आ गई होगी। सर आपने कैसे पोलैरिटी पता किया? तो मैंने अभी आपको बोला है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो BAV। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये जो दोनों सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, हाउ दीज टू सेल्स आर कनेक्टेड?
Are they connected in series or they connected in parallel? Anybody? So parallel. No, it may look like parallel, but it is in series. सर कैसे सर? आप इमेजिन करो ना कि सीरीज और पैरेलल, मैंने बोला था कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। मतलब सीरीज में करंट हैज ओनली वन पाथ टू फ्लो और पैरेलल में करंट हैज मोर देन वन पाथ फॉर इट्स फ्लो। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मान लो अगर कोई भी इस सर्किट में किधर से भी किधर कोई भी करंट फ्लो करे तो उस करंट को एक ही रास्ता मिलेगा ना, और वो उसी रास्ते में फ्लो करेगा, कहीं पर डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो हाउ दीज टू सेल्स आर कनेक्टेड, आप बताओ। सीरीज सीरीज में है दोनों। अब मुझे एक बात बताइए, अब आपको ना चैप्टर्स याद होने चाहिए बेटा, अगर नहीं होगा ना तो फिर दिक्कत होगी, मैं बार बार कह रहा हूं। अब क्या याद होना चाहिए, आप मुझे एक बात बताइए कि जब दो सेल सीरीज में होते हैं, मैं खुद आपको रिपीट कर देता हूं कि जब दो सेल सीरीज में होते हैं, इस तरह से दो सेल सीरीज में होते थे, याद करिए E1 E2, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती थी? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया आपको। So E1 plus E2. E1 प्लस ऑफ E2, बिल्कुल सही बात है। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस ऑफ E2, और इसको हम राइट कॉम्बिनेशन भी कहते थे, अगर आपको याद आए तो। अच्छा, अगर Yes, यही sir. सेल ऐसे कनेक्टेड हो, ऐसे सीरीज तो हो, बट एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, नाउ हाउ दी व्हाट वुड बी द नेट ईएमएफ? कि इसको हम कहते हैं रॉन्ग कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो और निगेटिव निगेटिव के साथ, तो उसको हम रॉन्ग कॉम्बिनेशन कहते हैं। मैं अपनी तरफ से उसको रॉन्ग कॉम्बिनेशन कहता हूं, बुक में ऐसा टर्म नहीं लिखा हुआ है। और मैंने ये भी बोला था कि जब भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा तो इसको इसको ऐसा बनाने के लिए हम किसी एक सेल के पोलैरिटी को फ्लिप करेंगे। क्या करेंगे? किसी एक सेल की पोलैरिटी को क्या करेंगे? फ्लिप करेंगे। जिस सेल की पोलैरिटी को हम फ्लिप करेंगे उसके साथ हम निगेटिव साइन लगाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस सेल की पोलैरिटी को हम फ्लिप करेंगे उसके साथ कैसा साइन लगाएंगे? तो उसके साथ हम निगेटिव साइन लगाएंगे। याद आया? Yes, sir. अब आप इस डायग्राम को देख के मुझे बताइए कि दोनों सेल का पोलैरिटी कैसे कनेक्टेड है, राइट कॉम्बिनेशन है या रॉन्ग कॉम्बिनेशन है? यू हैव टू रिस्पॉन्ड। Sir, wrong combination. रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। रॉन्ग कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब है कि पोलैरिटी किसी ना किसी एक की फ्लिप करोगे राइट बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो E इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा? E1 माइनस ऑफ E2 आएगा। तो आप सोच के देखिए, दोनों वैल्यू सेम है, BAV माइनस ऑफ BAV, तो नेट ईएमएफ कितना आया? 0। समझ आई बात? इस Yes, केस में sir. नेट ईएमएफ कितना हुआ? 0 हुआ। चलो फर्दर और कहानी सुनो मेरी। तो एक बात तो अब आप सबको समझ में आ गई कि भाई मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए B, L और V तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब एक बार सीबीएसई में सवाल पूछा गया, एक बार सीबीएसई ने पूछा था इस पे बेस्ड, तो मैं आपसे वही पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ और चीजें सिखाता हूँ। कि सर सीबीएसई ने बोला कि लेट अस से देयर इज अ क्यूब, ये एक ऐसे क्यूब है, इस क्यूब का कुछ नाम मान लीजिए PQRSTUVW। इस पूरे क्यूब को वी हैव प्रोवाइडेड इट अ वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड्स एंड इट्स अ क्यूब। ऑब्वियसली सारे साइड की लेंथ सेम होगी। आपको सिंपली ये बताना है कि किस ब्रांच में या किस एज ऑफ द क्यूब में ईएमएफ इंड्यूस होगा। विल द ईएमएफ इंड्यूस इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द क्यूब या इट विल इंड्यूस ओनली इन सम स्पेसिफिक ब्रांचेस? आपको बताना है कि वो कौन कौन से ब्रांच है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यू हैव टू नेम द एज ऑफ द क्यूब in which the EMF will induce. You have to name the edge of the cube in which EMF will induce. भाई सबसे पहली बात है कि इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो एज है, ये वाले एज PW, ST, UR एंड QV, इन एज कौन कौन से एज? PW, TS, UR एंड QV। अगर आप इसमें देखें तो लेंथ इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो हेंस ईएमएफ विल बी 0। अरे हाँ ना बोलो, लेंथ क्या है? पैरेलल टू द Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड, एंड बिकॉज द लेंथ इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हेंस ईएमएफ विल बी 0। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि PU, WV, SR एंड PQ,
इसमें इसके जो लेंथ्स हैं दे आर पैरेलल टू द वेलोसिटी, एंड बिकॉज दे आर पैरेलल टू द वेलोसिटी हेंस ईएमएफ इज अगेन जीरो। ठीक है, तो इन एजेस में पहले 4 पेयर ऑफ एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें ईएमएफ जीरो हुआ बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ आर पैरेलल। दूसरे 4 जो आपको एज दिखाई दे रहे हैं जिसमें ईएमएफ जीरो हुआ बिकॉज द वेलोसिटी एंड द लेंथ इज पैरेलल। तो कौन सा एज है जिसमें आपस में तीनों परपेंडिकुलर हैं? तो देखो ये जो पीएस वाला एज है या क्यूआर, ठीक है, ईएमएफ विल ओनली इंड्यूस, ईएमएफ विल इंड्यूस इन, किसमें ईएमएफ इंड्यूस करेगा? देखो पीएस वाला जो एज है ना, अगर आप क्यूब इमेजिन कर पाते हो तो पीएस वाला जो एज है इट इज अलोंग जेड एक्सिस। सोच के देखो आप, पीएस वाला जो एज है इट इज ऑफ कोर्स अलोंग जेड एक्सिस, पीएस वाला टी डब्ल्यू यू वी एंड क्यू आर, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है एंड वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है कि इन एज में तीनों परपेंडिकुलर हो रहे हैं, लेंथ परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ इन एजेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा, एसपी, क्यूआर, डब्ल्यूटी एंड वीयू, ये वो एजेस हैं जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलो आगे सुनो। अब देखो लिखो मोशनल ईएमएफ बाय फैराडेज, लिखो मोशनल ईएमएफ बाय फैराडेज ईएमएफ, मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो द मोशनल ईएमएफ बाय द फैराडेज ईएमएफ कॉन्सेप्ट। अब देखो इसको शो करने का ये मतलब नहीं है कि फ्लक्स का चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। भले हम फैराडेज को यूज करके हम मोशनल ईएमएफ यहाँ पर शो करेंगे, बट इट डजंट मींस कि आपका जो मोशनल ईएमएफ है वो होने के लिए फैराडेज का ही फ्लक्स का चेंज होना ही जरूरी है, ये पहले ही मैं इस पे बात कर चुका हूँ। ऑल्दो वी कैन शो दैट बाय द फैराडेज आल्सो, मोशनल ईएमएफ को मैं फैराडेज से भी शो कर सकता हूँ, मगर नहीं होगा शो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोशनल ईएमएफ इज डिफरेंट एंड फैराडेज ईएमएफ इज डिफरेंट। ठीक है, अब देखो मोशनल ईएमएफ को फैराडेज ईएमएफ से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फैराडेज से हम कैसे इस बात को शो कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं, उस बात को आप समझिए। कि मान लीजिए कि ये आपका एक ये फ्रेम है, यू शेप्ड फ्रेम, कंडक्टिंग फ्रेम, यू शेप्ड कंडक्टिंग फ्रेम, और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड दिस इज मूवेबल ब्रांच पीक्यू। इसकी जो लंबाई है मूवेबल ब्रांच का वो एल है, और ये इसको हमने एक कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी है v वेलोसिटी, एंड वी आर मूविंग इट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v। फिर से मेरी बात समझो, हमने क्या किया है, हमने एक फ्रेम लिया है बेटा, कंडक्टिंग फ्रेम, और इस कंडक्टिंग फ्रेम में हमने क्या करा है, तो इस कंडक्टिंग फ्रेम में हमने इस कंडक्टिंग फ्रेम में एक मूवेबल पार्ट रखा है जो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, तो दैट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v। क्लियर हो गई बात? अब उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अनडाउटेडली इट इज मूविंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ, मतलब आगे की तरफ मूव करेगा। अब जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो आप इस बात को बताओ कि एज दिस इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेंथ जो पीक्यू की है वो तो चेंज नहीं होगी, बट ये वाला जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा होगा या नहीं? सोच के देखो, जैसे जैसे ये पीक्यू वाला वायर Yes, आगे sir. मूव करेगा वैसे वैसे ये वाला तो चेंज हो रहा होगा ना सर, तो अनडाउटेडली ये वाला चेंज होगा। ठीक है, तो अनडाउटेडली ये वाली जो लेंथ है वो तो चेंज हो रही है ना। अब जब ये चेंज हो रहा है तो आप देखिए सर, ये चेंज हो रहा है, बहुत बढ़िया सर, ये चेंज हो रहा है, तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे एट एनी टाइम t, अब जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये वाला x चेंज होगा, तो x चेंज होगा तो ये वाली एरिया भी चेंज होगी या नहीं होगी? भाई जब वो चेंज हो रहा है, मतलब जब जैसे जैसे ये वायर आगे की तरफ मूव करेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, तो वैसे वैसे आपको अनडाउटेडली ये दिखाई दे रहा है कि एरिया चेंज हो रही है, क्योंकि वायर का बाहर की तरफ मूव करने का मतलब ये हुआ कि भाई x चेंज हो रहा है, और x चेंज होगा तो एरिया चेंज होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो अब सर क्वेश्चन ये है कि भाई एरिया अगर चेंज हो रही है ना, क्या चेंज हो गया, एरिया अगर चेंज हो गई, तो एरिया चेंज होगी तो किसी भी टाइम पे हम एरिया की वैल्यू कुछ भी लिखते हैं तो एरिया चेंज होने के कारण फ्लक्स भी चेंज होगा। इफ एरिया इज बीइंग चेंज्ड तो अनडाउटेडली फ्लक्स विल आल्सो चेंज, तो फ्लक्स में चेंज आएगा सर, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो आपको मालूम है कि फ्लक्स में जब भी चेंज आता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो इसका मतलब है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, मतलब फैराडे से हम इस बात को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो फ्लक्स विल बी रिटन एज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और एरिया को हम लिख सकते हैं b इनटू l इनटू x। सबको समझ में आया? l मतलब लेंथ और x मतलब क्या, तो x उसकी ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया बन जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ ईएमएफ इंड्यूस का, तो d∅dt लिख सकते हैं या नहीं बच्चों? d∅dt अगर मैं लिखूंगा तो d/dt ऑफ b इंटू l इंटू x लिखा जा सकता है।
इसका मतलब इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी और एल कांस्टेंट है या वेरिएबल है बेटा? So constant. कांस्टेंट, तो बी और एल कांस्टेंट है। क्या बदल रहा है? सिर्फ एक्स बदल रहा है। ओनली द पैरामीटर व्हिच इज चेंजिंग विद द मोशन ऑफ दिस पीक्यू इज दैट एक्स। तो dx by dt लिख सकता हूँ। dx इज व्हाट? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो dx इज द डिस्टेंस व्हिच इज बीइंग ट्रैवल्ड बाय दिस pq। pq जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसी का नाम x है। तो बेटा एक बात बताओ, जिस रेट से आपका डिस्टेंस चेंज होता है उसको अपन क्या कहते हैं भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी कहते हैं। यार सबको नहीं याद आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो सर इसका मतलब है कि ये क्या चीज है? dx by dt को हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ दैट इज बीइंग इंड्यूस्ड हियर इज BLV। समझ में आई बात? तो आप देखिए ये अल्टीमेटली हमने इसको फैराडेज से भी शो कर दिया, बट एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज फैराडेज से शो नहीं होगी इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा या मोशनल ईएमएफ को फैराडेज से प्रूफ होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो इस केस में हम इसको शो भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने शो कर दिया। अब एक बात समझिए, मैंने आपसे बोला मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए ऑल द थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर, ये बात बिल्कुल पता है आपको। और इसमें मैंने आपसे ये भी बोला कि अगर आउट ऑफ द थ्री इफ एनी टू इज पैरेलल तो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0। मगर उसके साथ साथ मैंने एक बात और आपको बोला है कि एग्जैक्टली पैरेलल होगा तो 0 होगा, बट अगर एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है तो फिर 0 नहीं होगा। तो फिर इन दोस केसेस हाउ विल यू राइट द वैल्यू ऑफ द मोशनल ईएमएफ? इस बात को आप समझिए। देखिए क्या मतलब हुआ सर इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि बेटा ये एक रॉड है ना, फिर से मान लो ये एक रॉड है, ये इसकी लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मतलब अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, वो पहले ही आपको पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, बहुत बढ़िया है सर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब आपको बोला गया कि इस रॉड को मैंने ऐसे वेलोसिटी दे दी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? सॉरी, लेंथ ऑफ द रॉड के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो लेंथ ऑफ द रॉड के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज थीटा। लेंथ ऑफ द रॉड के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज थीटा। क्लियर हो गई बात? अब मुझे एक बात बताओ कि क्या इस रॉड में अब मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा सर? होगा। अब ये है ना, अब बेटा ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल एग्जैक्टली हो जाए तब तो आप 100% आंख बंद करके कह दीजिए कि भाई 0 होगा, बट इन दिस केस इट्स नॉट पैरेलल, तो अब आंख बंद करके आप ये नहीं कह सकते कि ईएमएफ 0 होगा। तो क्या करना पड़ेगा सर आपको? इस केस में यू विल रिजॉल्व दिस वेलोसिटी such that you get one of the component perpendicular to the velocity, ठीक है? And that perpendicular component will be responsible for the induction of EMF। मतलब वो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर है रॉड से, वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? मोशनल ईएमएफ के लिए। मतलब अब आपको ये क्लास 11 की ये बात याद होगी शायद कि जिसके साथ एंगल थीटा फॉर्म होता है उस पर हम कॉस कंपोनेंट, हाँ, और दूसरे वाले के साथ साइन वाला कंपोनेंट। तो इस सिचुएशन में ये v cos थीटा और ये वाला v sin थीटा। बट मोशनल ईएमएफ के इंडक्शन का कॉज कौन बनेगा? v cos थीटा या v sin थीटा? इस केस में ऑब्वियसली v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। तो मोशनल ईएमएफ का कॉज कौन बना बेटा? तो वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर आ रहा है, एंड वो कंपोनेंट क्या है? तो दैट कंपोनेंट इज v sin थीटा। तो इसलिए इस केस में आप ईएमएफ लिखेंगे BLV sin थीटा। इस बात को नोट कर लें आप लोग। इसका मतलब है बेटा कि ईएमएफ 0 होने के लिए 90 डिग्री चाहिए। अगर 90 डिग्री पे कंपोनेंट आपको नहीं दिख रहा है तो 90 डिग्री पे रिजॉल्व करके कंपोनेंट निकालिए। हाँ, अगर पैरेलल हो जाएगा तो फिर उसका कंपोनेंट 90 डिग्री पे आएगा ही नहीं। पैरेलल हो जाएगा तो उसका कोई कंपोनेंट ही, एक कंपोनेंट उसका अनडाउटेडली 0 हो जाएगा। तो फिर उस केस में आंख बंद करके ईएमएफ को क्या लिख दीजिए? 0। लेकिन अगर एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है तो फिर कंपोनेंट निकालिए। कौन सा वाला कंपोनेंट? जो पैरेलल है, सॉरी जो परपेंडिकुलर है वो कंपोनेंट लीजिए और उसके बाद मोशनल ईएमएफ की वैल्यू लिखिए।